सहन लंबी गहरी सांस भर के और पवित्र उच्चारण के साथ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प बल सुदृढ़ है, अद्भुत है, अजय है। हम पॉजिटिव दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। ऐसे भाव के साथ हम दोनों हाथ को आपस में रब करेंगे और इस गरम गरम हाथ की हथेली की ऊर्जा कोष्णा को आंखों में लगाते हुए कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। इन्हीं भावों के साथ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। सभी पढ़ के आए ना? देखो, आज कल हमने प्लीहा स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने हड्डी, अंसी पेजर, जितने भी कंकाल हैं, जितने प्रकार की हमारी पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे प्लीहा के बारे में। तो उसके बारे में कुछ हद तक तो हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले का रीड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि हमने कल क्या पढ़ा था प्लीहा के बारे में। बाकी सारी चीजें तो पढ़ी हैं। ये प्लीहा स्टार्ट करेंगे। प्लीहा एवं इसके कार्य। प्लीहा लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। कल बताया था मैंने आपको, उदर गुहा के ऊपरी बाएं क्षेत्र में स्थित होता है। प्लीहा का प्राथमिक कार्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, सेल्यूलर मलबे और बैक्टीरिया और वायरस के रोगजनकों को रक्त में से फिल्टर करना होता है। थाइमस की तरह प्लीहा भी घर और लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिका की परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो विदेशी जीवों की रक्षा करती हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करने में कामयाब रहे। लिम्फोसाइट कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करके शरीर को खुद से भी बचाता है। बताया था कल मैंने कैसे शरीर को खुद से बताता है, अच्छे से समझाया था आप लोगों को। प्लीहा रक्त में एंटीजन और रोगजनों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए मूल्यवान है। प्लीहा को अक्सर एक छोटी मुट्ठी के आकार के रूप में वर्णित किया जाता है। बताया था मैंने इसका साइज क्या होता है ना। यह रिब केज के नीचे डायफ्राम के नीचे और बाएं किडनी के ऊपर होता है। बताई थी ना कल मैंने इसकी लोकेशन। ये एनाटॉमी है इसकी, ठीक है, कि इसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे है, कैसी बड़ी छोटी साइज क्या है, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे कि वो कार्य क्या करता है, वो चीजें क्या हो गई, फिजियोलॉजी के अंदर आ गई। प्लीहा धमनी के माध्यम से आपूर्ति किए गए रक्त से भरपूर होता है। इस अंग में रक्त प्लीहा शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है। प्लीहा में अपवाही लसिकाएं भी होती हैं जो लसिका को तिल्ली से दूर ले जाती हैं। लसिका एक स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त प्लाज्मा से आता है, जो केशिका बिस्तरों पर रक्त वाहिकाओं के बाहर निकलता है। यह द्रव कोशिकाओं को घेरने वाले अंतरायी द्रव से बन जाता है। लसिका वाहिनी लसिका के शिराओं या अन्य लिम्फ नोड्स की ओर एकत्रित होती हैं और निर्देशित करती हैं। ये हमने कल पढ़ा था। अब आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि और प्लीहा का क्या क्या कार्य है और किस तरीके से वो वर्कआउट करता है हमारे शरीर के लिए, उसकी कितना जरूरी है ये इसका होना। तो प्लीहा एक नरम लंबा अंग है।
कोई उसके अंदर हड्डी नहीं होती, ऑर्गन होता है। अधिकतर ऑर्गन, किसी के अंदर भी कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है। इसमें एक बाहरी संयोजी ऊतक होता है जिससे ये कैप्सूल कहा जाता है, जैसे कैप्सूल का, उसकी शेप भी ऐसी होती है थोड़ा कैप्सूल के जैसे, जैसे मुट्ठी का आकार, मुट्ठी हम आकार देखें तो क्या हो गया, एक बेलन आकार हो गया। तो इसी तरह की शेप में छोटी मुट्ठी के आकार का प्लीहा एक अंग होता है और ये नरम होता है। ये आंतरिक रूप से लॉब्यूल नामक कई छोटे वर्गों में विभाजित होता है। अलग अलग लॉब्यूल मतलब अलग अलग उसके कोष्ठ, उसमें वो डिवाइड होता है, उसमें अलग अलग कार्य होते हैं उसके। तिल्ली 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। तिल्ली में लाल गुदा और सफेद गुदा 2 तरीके के होते हैं। ये सफेद गुदा लसिका ऊतक है जिसमें मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नामक लिम्फोसाइट्स होते हैं जो धमनियों को घेरते हैं। और लाल गुदे में शिरापरक, साइनस और प्लीहा डोरियां होती हैं, ठीक है। इनमें किस किस में क्या क्या चीज होती है ये भी डिस्क्राइब कर दिया है। शिरापरक साइनस अनिवार्य रूप से रक्त से भरी गुहाएं हैं, जबकि प्लीहा डोरियां संयोजी ऊतक हैं। प्लीहा डोरियां क्या है, संयोजी, जो जोड़ते हैं एक दूसरे को, वो वाले ऊतक। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं और कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज सहित होती हैं। क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आया आप लोगों को। प्लीहा का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। मेन काम क्या है इसका, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। तो फिल्टर क्या क्या करना, हमने कल पढ़ा था उसमें कि वो क्या क्या चीजें फिल्टर करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सही करता है। जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है वो सेल्यूलर मलबा, जो सेल के अंदर मलबा होता है या मरी हुई सेल होती है या सेल के अंदर से जो भी वेस्टेज निकलता है, वो सारी चीजें, बैक्टीरिया और वायरस और रोगजनक जो कि बाहर से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर और रोग पैदा करते हैं, उन सबको फिल्टर करने का काम क्या करता है, प्लीहा करता है। छानना है, फिल्टर करना और छानना एक ही बात है, ठीक है। प्लीहा विकसित होती है और परिपक्व प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन करती है जो रोग जनकों की पहचान करने और उनको नष्ट करने में सक्षम है। कि इसका कितना बड़ा काम है कि अगर ये नहीं हो तो आपकी बॉडी कैसे लड़ेगी बीमारियों से, डिजीज, किसी भी तरीके की डिजीज से कैसे लड़ेगी, क्योंकि ये विकसित है एकदम। और क्या करती है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन करती है। प्रतिरक्षा जो हमारी किसी भी चीज से फाइट करने में काम करती हैं, जैसे कि हमारे वार सेल्स हैं, हमारे सैनिक हैं, वो बाहर से आने वाले वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया से लड़ेंगे, ये वो उत्पादन करती है। और रोग जनकों की, जो रोग पैदा करने वाले कारक हैं, रोग जनक, उनको ये नष्ट करने का काम करती है और सक्षम है ये पूरी तरह से उन्हें नष्ट करने में। प्लीहा के सफेद गूदे के भीतर बी और टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षक कोशिकाएं होती हैं। अब जो सफेद वाला गूदे वाला भाग होता है उसके अंदर 2 तरीके की प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो कि एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। टी क्या है, मध्य के लिए है जिम्मेदार, और जिसमें संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता शामिल है। टी कोशिकाओं में टी सेल रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन होते हैं जो टी मेल झिल्ली को आबाद करते हैं, ठीक है। ये झिल्ली के लिए काम करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। विभिन्न प्रकार के एंटीजन पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, कई तरीके के एंटीजन भी होते हैं, उसको पहचानने में ये सक्षम है। टी लिम्फोसाइट्स थाइमस से प्राप्त होते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्लीहा तक जाते हैं। थाइमस से प्राप्त होते हैं ये और रक्त वाहिकाओं के द्वारा प्लीहा के अंदर पहुंचाए जाते हैं, जो उसका लाल गुदा वाला पार्ट होता है उसके अंदर। बी लिम्फोसाइट या बी कोशिकाएं अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं और यह एक विशिष्ट एंटीजन के लिए विशिष्ट होती हैं, ठीक है, जो एक विशिष्ट एंटीजन के लिए होती हैं। ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं उससे लड़ाई वगैरह करने के लिए। एंटीबॉडी प्रतिजन को बांधता है और इससे अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए विनाश के लिए लेबल करता है। सफेद और लाल दोनों तरह के गूदे में लिम्फोसाइट्स और प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। ये कोशिकाएं एंटीजन मृत कोशिकाएं और मलबे को निगलकर और पचाकर उसका निपटान करती हैं। क्या करती हैं, उनको, जो ये मैक्रोफेज होते हैं ये खा जाती हैं उनको, एंटीजेंस को, कोशिकाओं को,
और उनको निगल भी लेती हैं, मतलब पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, अंदर उसको खत्म कर देती हैं, खा के निगल के खत्म। उनको उसको जो निपटने का तरीका है वो ये है, जो इनके फाइटिंग का वे है। जब प्लीहा मुख्य रूप से रक्त को छानने का कार्य करता है, जबकि प्लीहा मुख्य रूप से रक्त को छानने का कार्य करता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को भी संग्रहित करता है। ऐसे मामलों में जहां अधिकतर रक्तस्राव होता है, प्लीहा के लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेज निकलते हैं। जब ज्यादा रक्तस्राव होता है तो मैक्रोफेज सृजन को कम करने और घायल क्षेत्र में रक्त जमावों को, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है। प्लेटलेट्स रक्त के घटक हैं जो रक्त के थक्के को खून की कमी में रोकने में मदद करते हैं। रक्त की हानि भरपाई में मदद करने के लिए रक्त कोशिकाओं को प्लीहा के रक्त परिसंचरण में छोड़ा जाता है। अब रक्त लसिका और उसके कार्य, ये तो हो गए प्लीहा के कार्य, जिसकी फिजियोलॉजी है कि ये क्या हमारे इसमें बॉडी में काम करता है। अब हमारे इसमें आया कि रक्त लसिका और उसके कार्य क्या है। खून शरीर के सभी हिस्सों में होता है। सभी जानते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर खून होता है, जहां नहीं होगा वहां वो काम नहीं कर सकती बॉडी। ऐसे ही खून शरीर के सभी हिस्सों में मौजूद होता है। ये शरीर को करोड़ों कोशिकाओं तक खाना और द्रव्य पहुंच जाता है। खाना से क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी पोषण मिलता है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, शुगर के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है और वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। किससे? खून के द्वारा, सेल्स के द्वारा एनर्जी पहुंचाई जाती है और उसी से ये काम करते हैं। तो शरीर की करोड़ों कोशिकाओं तक खाना और द्रव्य पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन से लेकर सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और सारे ही अंगों तक, ऊतकों तक ये पहुंचाता है। अंग भी तो ऊतक के बने होते हैं, उनमें पहुंचाता है, उसी से कार्य करते हैं। उनको कार्य करने के लिए ऑक्सीजन और खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस तरह यह सभी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर वापस फेफड़ों तक लाता है। क्या करता है? लेके जाता है ऑक्सीजन और वापस लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो यूज करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बचा, उसको वापस लाके फेफड़े तक छोड़ता है। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी, हमारी बॉडी ने लिया, लेकर के गया, हमारा ब्लड ऑक्सीजन अंदर सब जगह पहुंचाया, जो सब जगह से बनी हुई इकट्ठा हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लाया और वापस से लाके फेफड़े में छोड़ दिया और हमने उसे वापस उत्सर्जित कर दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये श्वसन में तंत्र में पढ़ोगे आप। ऊतकों में से अनचाहे पदार्थ को लिवर, गुर्दा, त्वचा और आंतरिक और आंतों तक पहुंचाता है। यहाँ जहां तक यह शरीर से बाहर फेंका जाता है, खून से ग्लोबुलिन प्रोटीन और सफेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं खून में। ठीक है, इसमें ये भी ग्लोबुलिन भी होता है और सफेद रक्त कणिकाएं भी होती हैं, जो शरीर की बीमारी आदि से सुरक्षा करते हैं। खून से चोट ठीक होने में भी मदद मिलती है। इससे चोट के ठीक होने में भी हेल्प होती है। जब चोट से खून बहे तो खून की नलियों को बंद करके खून को रोकने का काम भी ये खुद ही करता है। कैसे करता है मैंने बताया था, समझाया था कि उसके थक्के बनते हैं, वेब जैसा बन जाता है और उसमें हो जाता है। यह सब तरफ संचरण सब तरफ संचरण के कारण खून शरीर का तापमान रखने का काम करता है, पर इसके संचरण में कीटाणु और कैंसर की कोशिकाएं भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं। अब ये परिसंचरण से बाकी सारी चीजें तो पहुंच ही रही हैं,
इधर से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बनाए रख रहा है, पर इसके परिसंचरण से कीटाणु और कैंसर की कोशिकाएं भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। मतलब अच्छी चीजें जा रही हैं तो उसके साथ में जो कुछ खराब चीजें हैं जो रोग उत्पन्न करती हैं, ऐसे भी कुछ कारक उसके साथ में जाते हैं। बॉडी के सारे पार्ट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। खून पूरे शरीर में नलियों में घूमता है। खून पूरे शरीर में नलियों में घूमता है। इन नलियों को धमनियों तथा शिराएं कहते हैं। इन नलियों को धमनियां या शिराएं कहा जाता है। तो धमनियां शुद्ध किया हुआ खून दिल से लेकर के सब तरफ पहुंचाती हैं। धमनियां क्या करती हैं, जो शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और क्लीन ब्लड, उसको लेकर के पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाती है। शिराएं क्या करती है, उसको वापस, जो खराब ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और गंदा होता है, उसको वापस ला करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एक चक्र चलता है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब इसमें आपको ये सारा अच्छे से समझ में आएगा। शिराएं सब ओर से उपयोग किया गया खून इकट्ठा करती हैं। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। खून इसी इच्छित परिसंचरण तंत्र में ही घूमता रहता है, जो शिराएं और धमनियों में घूमता रहता है। जाना और वापस आना, जाना और वापस आना। कहाँ से? हार्ट से। हार्ट से जाएगा, सब जगह जाएगा और फिर आएगा वापस हमारे हार्ट के अंदर। यूज किया हुआ वापस हार्ट के अंदर आ जाता है। परंतु छिद्रित कोशिका नलियां होती हैं जिनमें सफेद रक्त कोशिकाएं द्रव्य अंदर बाहर आ सकता है। कुछ छिद्रित भी होती है जिनमें रक्त कोशिकाएं अंदर बाहर आ जा सकती हैं। द्रव्य से लसिका बनती है, जो लसिका तंत्र द्वारा फिर संचरण में आ जाता है। लसिका तंत्र से ही वो उसका संचरण होता है लसिका का। लसिका में कुछ पोषक तत्व, कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। लसिका में क्या चीज होती है? कुछ तो पोषक तत्व होते हैं और कुछ सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं। जब भी शरीर में चोट लगती है तो जहां हमें वहां कुछ सूजन सी दिखाई देती है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा दिखता है ना कि चोट लगी थी, उससे पहले तो नॉर्मल था हर जगह, अब उसके बाद में वो थोड़ा सा वहां से सूज गया, चाहे खून निकला नहीं निकला, पर वहां पे थोड़ी सी स्वलन जरूर आ जाती है, एक उभार सा हमें दिखाई देता है और उसमें पेन भी होता है। इस शोध से कोशिका के छेद कुछ बड़े हो जाते हैं। इस तरह की चोट लगने से क्या होता है, कोशिका के छेद बड़े हो जाते हैं शोध से, मतलब सूजन से, जिससे और ज्यादा सफेद रक्त कोशिकाएं और द्रव्य इससे निकलकर बाहर आ सकते हैं। जब सफेद रक्त कोशिकाएं दुश्मन जीवाणुओं का खात्मा कर लेती हैं तो वो परिसंचरण में वापस आ जाती हैं। जब वो खात्मा कर लेती है बाकी सारी चीजों का, तो वापस अपने परिसंचरण तंत्र के अंदर आ जाती है, लसिका तंत्र के अंदर। ठीक है। कभी कभी जब ये कोशिकाएं शोधग्रस्त ऊतकों में फंसी रह जाती हैं तो ये रक्त परिसंचरण में वापस नहीं आती हैं। जब कभी वो सूजन वाली जगह पे फंस जाएंगी तो फिर वो वापस नहीं आ पाती हैं, फिर उनको उसमें प्रॉब्लम होती है, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं 5 तरह की होती हैं। ये कितने तरह की होती हैं? 5 टाइप्स होती हैं। ये हमारी कौन कौन से होते हैं? देखो, ये शरीर के बचाव के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। खून में उपस्थित प्रोटीन ग्लोबुलिन भी शरीर की रक्षा में काम करता है। जो प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन फॉर्म में होता है, वो हमारे खून के और शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रॉपर प्रोटीन इंटेक भी जरूरी होता है बॉडी के लिए। ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वो रक्षा प्रणाली के अंदर काम करता है और हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है, इसलिए काम करता है। हीमोग्लोबिन और गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये देखो। अभी तो मैंने वैसे तो ऊपर समझाया, पर अभी ज्यादा उससे ये समझाएंगे। देख सुनो आप। खून की लाल कोशिकाओं के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो आप हम कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कलर, हीमोग्लोबिन कितना आया हमारे बॉडी का, किसी का 10 है, किसी का 12 है, 14 है, 15 है। तो जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसमें 12-13 होना चाहिए। जो जेंट्स होते हैं उनमें 15-16 होना चाहिए। ये हीमोग्लोबिन का लेवल होता है जिससे हम बताते हैं कि खून कितनी मात्रा में है हमारी बॉडी के अंदर। नापने का एक वो होता है। इसी पदार्थ के कारण खून का रंग लाल होता है। मैंने बताया ना, इसके कारण इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन फैक्टर के कारण रेड होता है ये। ठीक वैसे ही जैसे कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। बिल्कुल सेम ऐसे कि जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं एकदम। तो हम ग्रीन कलर के लिए से क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल होता है जो वहां काम करता है और उसी के कारण उस पत्ती का रंग ग्रीन होता है। सेम टू सेम के हीमोग्लोबिन फैक्टर के कारण हमारी बॉडी के जो खून है उसका रंग रेड होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन गैसों को अपनी ओर खींचता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो गैसों को अपनी ओर खींचता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैस हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेती है, अपने साथ क्या करती है, उसकी बॉन्डिंग बना लेती है। इधर हीमोग्लोबिन
इधर से उसने ऑक्सीजन भी खींच ली, इधर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी खींच ली और दोनों को पकड़ के बॉन्ड बना लिया। हीमोग्लोबिन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके ले जाता है। दोनों को बराबर आकर्षित करता है। हीमोग्लोबिन जो फैक्टर है, जो ब्लड के अंदर से हमारे पंप्ड ब्लड जो होता है हार्ट से जो निकलता है, उससे ऑक्सीजन लेकर के सब अंग तक पहुंचाएगा और जितने अंग में यूज करा हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है सबको अपने साथ खींच करके और वापस ला करके हार्ट में छोड़ देगा। फेफड़ों पे इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। फेफड़ों में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड खून से अलग होती है और सांस द्वारा अंदर ली गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो खून से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि काम के श्वसन का काम कौन कर रहा है, फेफड़े, तो वो बाहर निकालेंगे तो खून से अलग नहीं होगी तो बाहर कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके वापस ले जाता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। अंदर ली गई ऑक्सीजन जुड़ जाती है। उल्टी प्रक्रिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमें बाहर निकालनी है तो वो अलग हो गई हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड ऑन हो गई। इस तरह से गैसों में कि हीमोग्लोबिन के अंदर बाहर आना जाना गैसें वहां पर घनता या कमी पर निर्भर करता है। ये जो अंदर बाहर आना जाना है ना, वहां पे कितनी मात्रा में उसकी उपस्थिति है, कम है या घन है। वहां पे घन मतलब ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है उस जगह पे ऑक्सीजन। इसीलिए कहते हैं ना कि जब कोई बीमारी वगैरह होती है, हम कहते हैं अनुलोम विलोम करना बहुत लाभप्रद होता है, डीप ब्रीथिंग करना बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि जब हम अच्छे से लेंगे, गहरी सांस लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो फुल ऑक्सीजन से हमारा फेफड़ा पूरा भरता है। फिर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा जाती है तो वो सारे ऑर्गन्स को उतना ही डिवाइड करी जाती है। तो उस तरीके से अंग पर वो ऑक्सीजन पहुंचती है। जहां ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंचती है वहां पे बीमारियां अपने आप निकलने लग जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल के जाएगी और ऑक्सीजन वहां आएगी तो वो उसको ट्रीट करेगा। डिफ्यूजन के कारण गैस के कण उस ओर खिंचते हैं जिस और उनका घनत्व कम होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है सेल का। आप देखोगे कि जिस जगह कमी होती है किसी चीज की उस जगह वो खिंचते हैं और जिस जगह ज्यादा होती है उस जगह से कम की तरफ जाते हैं। ये देख सकते हो आप, जैसे कि कोई फूल है वो मुरझा गया तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में डाल दिया अगर हमने, तो वो वापस से एकदम कड़क होके फूल बिल्कुल ऐसा कैसा खिल जाएगा जैसा वो था। तो उसके अंदर से पानी की मात्रा निकल गई थी। जब हमने पानी में डाला तो वहां पानी की कमी है फ्लावर के अंदर, तो क्या होगा, पानी उस फ्लावर के उसके डंडी के द्वारा उसके अंदर आएगा। क्योंकि अभी इसमें क्या समझा रही हूँ मैं कि घनत्व यहाँ पानी का ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वो उसकी जगह आकर के कम से ज्यादा से कम की तरफ आकर के वहां पे फैल गया। ये चीज है घनत्व वाली समझाने वाली, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एक स्वस्थ इंसान में खून में पोषक तत्वों का स्तर लगभग स्थिर होता है। एक जो स्वस्थ इंसान होगा उसमें पोषक तत्वों का स्तर लगभग बराबर और स्थिर होता है। खून में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अन्य प्रोटीन, वसा, खनिज, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें आ गई देखो अब इसके अंदर। इसमें ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज मीन्स हमारा खाना, हमारी एनर्जी जिससे काम करते हैं हम। अमीनो एसिड्स आ गए, अन्य प्रोटीन आ गए, बाकी के वसा आ गया, खनिज आ गया, एंजाइम आ गया और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, वो भी इसके अंदर आ गया। विभिन्न अंग खून में अलग अलग जरूरी पदार्थ लेते छोड़ते हैं। जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो अलग अलग चीज लेते हैं ब्लड में से और ब्लड में वापस छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे अंग एक ही चीज लेंगे, सारे अंग अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें लेते हैं जो उनके लिए काम करने के लिए नीडेड है और बाकी की चीजें वो छोड़ देंगे। जैसे किसी को अमीनो एसिड्स की जरूरत है, किसी को प्रोटीन की जरूरत है, किसी को वसा की जरूरत है, किसी को खनिज की जरूरत है, किसी को एंजाइम्स की जरूरत है, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग चीजें लेते हैं और अलग अलग चीजें वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देते हैं, मतलब खून के अंदर छोड़ देते हैं। विभिन्न अंग खून में अलग अलग जरूरी पदार्थ लेते छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि कई और पदार्थों के साथ खून से आयोडीन भी लेती है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी बता दिया कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो कि हमारे गले में होती है, थायराइड ग्लैंड यहाँ तितली के आकार की होती है। ये क्या करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर से खून में अन्य पदार्थों के साथ साथ आयोडीन भी उससे खींचती है। तो आयोडीन क्योंकि उसके काम करने के लिए जरूरी है, इसलिए वो ब्लड से आयोडीन लेती है और अपना काम करती है। इस तरह खून शरीर के आम संचरण का एक माध्यम है। इस तरह खून क्या है, शरीर में आम संचरण मतलब
हर चीज को लाने ले जाने का एक आम माध्यम है। दवाइयों को उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने के लिए भी हम इसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। जो हम ओरल पिल्स खाते हैं या इंजेक्शंस लगाते हैं, आईवी और आईएम, मतलब नस के अंदर या मांस के अंदर। आईएम मतलब इंट्रा मस्कुलर, आईवी मतलब इंट्रावेनुकुलर। तो वेन के अंदर मतलब जो नस के अंदर, जैसे कि हमारे नस वगैरह होती है ना, ये पे आपने नस में लगवाया होगा अंदर हाथ वगैरह में, तो वो जो हो गई वो आईवी हो गया, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया। जो मसल्स के अंदर होता है तो हम हाथ पे या जो पीछे लगाते हैं वो आपका आईएम हो गया। तो इनको भी कैसे कौन पहुंचाता? ब्लड ही तो पहुंचाता है जिस अंग तक जरूरत है। अब हर अंग में तो जिस अंग में बीमारी उस जगह तो नहीं, पेट में दर्द है तो ऐसा तो नहीं पेट में इंजेक्शन लगाते हैं, सर में दर्द है तो सर में लगाते हैं, लगाते तो एक ही जगह पे है, पर वो पहुंच जाता है। पहुंचता कैसा है? इसी परिसंचरण, इसी संचरण तंत्र के द्वारा कि वो ब्लड जिस अंग तक बीमारी है उस अंग तक दवा को पहुंचाने का काम करता है। नॉर्मल सा बड़े आराम से चलता रहता है। इसी माध्यम से हम हर तरीके की मेडिसिन, अगर आप गोली भी खा रहे हो तो गोली जाकर के अंदर पचेगी, फिर वो खून के अंदर मिलेगी, खून उसे लेके जाएगा और जिस अंग पे जरूरत है वो अंग अपने आप उस गोली की दवाई को खींच लेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है। पाचन तंत्र, लार ग्रंथियां, पाचक रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, अवशोषण एवं आत्मसातीकरण, ये क्या है पढ़ते हैं हम। पाचन तंत्र पे आ गए अब हम, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ये लसिकाएं हैं अपना संचरण किस तरीके से होता है, रक्त लसिका और उसके कार्य हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंदर किस तरीके से पाचन कैसे कैसे होता है। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन की इन्होंने क्या दी है डेफिनेशन कि जो कोई भी हम भोजन क्या करते हैं, इतना सरल रूप में तो करते नहीं कि उसको सेल तुरंत उपयोग कर लेगा। हम जो खाते हैं वो जटिल होता है, उस जटिल को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना और विभिन्न रासायनिक क्रिया के द्वारा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे अणुओं में घुलनशील जो डिसॉल्व हो जाएं, इस तरीके के उसके अंदर अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तोड़ना या बदलना, उसको उसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। तथा जो तंत्र ये कार्य करता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। जो ये कार्य करता है उसको हम पाचन तंत्र, पाचन का काम करने वाले तंत्र को पाचन तंत्र करते हैं। और पाचन क्या होता है कि भोजन के जटिल पोषण पदार्थों को बड़े अणुओं के विभिन्न रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से सरल छोटे एवं घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। और इस काम को करने वाले अंग को पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है, जो तंत्र ये काम करता है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। और सारे अग्नाशय में से एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में जाता है। पित्ताशय से पित्त की लाने वाली वाहिनी इस अग्नाशय वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बन जाती है। बाइल डक्ट जो होता है, बाइल वहां से लेके आती है ये और फिर बाइल डक्ट बन जाता है। उसी के मुख्य द्वार पर अग्नाशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंच जाते हैं। इसी के साथ में जो है ये अग्नाशय के और पित्त दोनों का रस ग्रहणी में पहुंच जाएंगे। आगे क्या है देखो, इसमें डायग्राम बना रखा है आपका, ये पाचन तंत्र है हमारा, पूरा बता रखा है। देखो सब अपने अपने इसके अंदर डायग्राम के अंदर पूरा पाचन तंत्र बता रखा है। मुंह है, तालू, जिव्या, अलजिव्या, जिव्या, दांत वगैरह सारी चीज प्रणाली हमारी कहाँ पाचन तंत्र चालू हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट होता है। जब हम चबाते हैं तो उसके अंदर लार और बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो लगभग पाचन ही स्टार्ट कर देते हैं। ग्रसनी होती है यहाँ पे और ये ग्रास नली है, इससे होकर के खाना नीचे हमारे पेट के अंदर जाता है। लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजिव्या है, ये सारे काम इधर करते हुए यकृत, पित्ताशय और देखो ये आपकी मूल पित्त वाहिनी, अग्नाशय, आमाशय, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आमाशय वाहिनी की पूरा दिखा रखा है। बड़ी आंत, छोटी आंत, सारी चीजें इसके अंदर आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगी अच्छे से। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां होती हैं। क्या क्या है सहयोगी ग्रंथियां? यकृत, अग्नाशय, आहार नाल, मुंह गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय,
छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार से बनी होती है। कितने सारे इसके सहायक अंग हो गए? ये सहायक ग्रंथि हो गई। ये सारे जितने का मैंने नाम लिए ये सब उसके सहायक हो गए। और ये पूरा मिलके क्या बना? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक चीज नहीं है, क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं उसका एक जगह पाचन नहीं होता। हर एक चीज का अलग अलग जगह पाचन होता है। हर एक चीज अलग अलग जगह इस लायक बनती है कि वो एब्जॉर्ब की जा सके। जब वो सरल अणुओं में हमने उनको बदल दिया तो वो कहीं पे एब्जॉर्ब भी तो होगी, तभी तो जाकर के हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो वो ये सारी चीजें मिलकर के एक पूरा पाचन तंत्र बनाती है, जो अलग अलग चीजों का अलग अलग जगह पे डाइजेशन करते हैं। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय भी हैं। जो सहायक ग्रंथि है उसके अंदर लार ग्रंथि भी आएंगी। मैंने कहा ना, खाना जो होता है हमारा, मुंह से ही उसका पाचन चालू हो जाता है। और लार ग्रंथि कहाँ है? हमारे मुंह के अंदर ही होती है। यहीं पे हमारी लार ग्रंथि की लोकेशन होती है। और यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय भी इसमें सहायक ग्रंथियों के रूप में काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए। जो हमारा नियम है उसके अनुसार हम 32 बार अगर चबा के खाना खाते हैं तो हम जब उसे अच्छी तरह से चबाते हैं, एक तो वो नरम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है, उसमें लार मिलती है, एंजाइम मिलते हैं और कुछ चीज यहीं से पाचन होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि जब हमारी आहार नली में आराम से निकल के जा सकता है। कई बार आपने देखा कुछ सूखी चीज आप खाते हो तो गले में फंसती और लगती भी जाती है, अंदर तक आपके तो चुभती भी जा रही है। फिर आप क्या करते हो? ऊपर से पानी पीते हैं उस चीज को डालने के लिए। तो हमें उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए कि आंतों का काम दांतों से करो, नहीं तो आंतों को पीसना पड़ेगा। मतलब हम आंतों का काम बढ़ा देते हैं उस चीज को उस लुगदी के फॉर्म में लाने के लिए, जिससे कि ये सारे रस मीन्स सारे पोषण तत्व जो हैं, खनिज, लवण वगैरह जितने भी हैं पोषण तत्व, उससे निकालने के लिए उनको एक लुगदी जैसी बनानी पड़ती है। अगर आप उसको मुंह में ही बना लेंगे तो आपके हाथों का काम कम हो जाएगा और आपका पेट ठीक रहेगा, क्योंकि लार में बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा रोल होता है उनका, और उसके बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, तो उनका पेट जल्दी भरता है और उनका डाइजेशन भी कभी भी सही नहीं होता है। पाचन आहार पदार्थों के लिए विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल हैं। सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। सारे खाद्य पदार्थ इन्हीं से बने रहते हैं। किसी में कोई चीज ज्यादा होती है, किसी में कोई चीज ज्यादा होती है, सब में मात्रा बराबर नहीं होती है, पर अधिकतर बनने का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग यही होता है। किसी में कोई घटक अधिक होता है, किसी में कोई कम। देखो मैंने अभी बताया था हमारा शरीर भी इन्हीं अवयवों से बना हुआ है। हमारे शरीर भी इन्हीं चीजों से बना हुआ है। शरीर का 2/3 भाग जल है। प्रोटीन शरीर की मुख्य वस्तु है जिससे अंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में रहता है, जिसकी मांसपेशी को सदा आवश्यकता रहती है, उसी पे काम करती है। मैंने बताया ना, ग्लूकोज क्या, हमारा खाना, तो वो हर समय रहता है, उसी से काम होता है और वो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है हमारी बॉडी को। वसा भी शरीर में अत्यधिक मात्रा में इकट्ठी रहती है। विटामिन और लवणों की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं के उचित संपादन के लिए होती है। जो भी विटामिन और लवण खनिज तत्व होते हैं उनकी बाकी कार्यों में जरूरी नहीं है। जैसे कि कुछ चीजें, जैसे वसा बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, पर जो खनिज लवण थोड़ी मात्रा में, जैसे आप दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें मात्रा नमक की, इस तरीके से इन सब चीजों की जरूरत होती है उसके अंदर, ठीक है, पर वो जरूरी है। अगर वो नमक वाली मात्रा नहीं होगी तो आपका खाना कैसे बनेगा? बेकार। आपको सब कुछ डालने के बाद भी उसमें स्वाद नहीं आएगा। और इसी तरीके से जो अगर थोड़े से भी खनिज लवण वो जो जितनी मात्रा में नीडेड है वो नहीं हुए तो फिर वो काम नहीं होगा पूरी तरह संपादित, या गलत होगा, तो फिर आपके बॉडी के अंदर कमियां आ जाएंगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हमारा शरीर ये सब वस्तुएं आहार से ही प्राप्त करता है। हाँ, आहार से मिलने वाले अवयवों का रासायनिक रूप शरीर के अवयवों के रूप में भिन्न होता है। अतएव आहार के अवयवों को शरीर के पाचक रसों द्वारा ही उसके सूक्ष्म घटकों में विघटन कर देता है और उन विघटन का फिर से संश्लेषण करके अपने लिए उपयुक्त अवयवों को तैयार कर लेता है। सब चीजों को तोड़ता है। पाचन कैसे करते हैं? सब चीजों को तोड़ता है, फिर अपने हिसाब से उन चीजों को यूज करता है। यह काम अंगों की कोशिकाएं करती हैं। ये उन अंगों की कोशिकाएं काम करती हैं। सेल्यूलर लेवल पे होता है हर काम। हम इसीलिए कहते हैं कि सेल्यूलर लेवल पे जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो बॉडी अच्छे से काम करेगी। इसीलिए अनुलोम विलोम के लिए कहा जाता है, क्योंकि अनुलोम विलोम सेल्यूलर लेवल पे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो घटक उपयोगी नहीं होते उनको ये छोड़ देती है, ठीक है, जो काम के नहीं है वो बाहर निकाल दिया, तो वो क्या करती है, वो जो प्लीहा वाली कि जो बाहर निकाला सेल्यूलर वेस्ट है वो ले जाती है, ठीक है ना, उसको खत्म करती है। तो ये वाली चीज
यहाँ पे देखो आ गई है। शरीर ऐसे पदार्थों को मल मूत्र स्वेद श्वास द्वारा बाहर निकाल देता है। अब हमारा शरीर क्या करता है, जो वेस्टेज है वो बॉडी में तो रख नहीं सकते, वो तो टॉक्सिक मटेरियल है, उसको तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वो तरीका ढूंढते हैं किस तरीके से इनको बाहर निकाले। तो पसीना भी टॉक्सिन होता है हमारी बॉडी का, जो उसमें इस तरीके के द्रव्य उपस्थित हो गए जो बॉडी को नुकसान करा रहे, तो वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकालता है। तो पसीने के रूप में बाहर निकाला, श्वास के रूप में बाहर निकाला, और मल मूत्र इनके द्वारा बाहर निकाला। ये सारी चीजें क्या है, उत्सर्जन प्रक्रियाएं हैं। बाहर निकालना, विसर्जन कर देना, उत्सर्जन कर देना। श्वास में भी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स ने जो ऑक्सीजन यूज करी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, उसको हमने क्या करा, हमने बाहर ही तो निकाल दिया। तो वो उसका क्या किया, बाहर निकालना, विसर्जन उत्सर्जन। श्वास के द्वारा सेल्स के द्वारा यूज करी हुई ऑक्सीजन को जब कार्बन डाइऑक्साइड जब उन्होंने निकाली अपने यहाँ से बाहर फेंकी, तो वो श्वास के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी गई। अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो बॉडी खराब हो जाएगी, वो रख नहीं सकता। तो उसे किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा क्या करना है, बाहर निकालना है। पाचन का प्रयोजन है आहार के गूढ़ अवयवों को साधारण घटकों में विभक्त कर देना। पाचन का प्रयोजन क्या है, गूढ़, अभी वही समझाया था पहले कि बड़े बड़े अवयव हैं, कठिन हैं, जटिल हैं, उनको छोटे छोटे अवयवों में सरल और घुलनशील एब्जॉर्ब करने लायक में चेंज कर देना। यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, अग्नाशय में जठर रस द्वारा और ग्रहणी और अग्नाशय रस द्वारा, पित्त द्वारा और क्षुद्रांत में आंत रस द्वारा संपादित होता है। ये सारे रस हैं, ये अलग अलग अंग में अलग अलग तरीके के रस इन चीजों को तोड़ने का काम करते हैं, छोटे छोटे घुलनशील अवयवों में बदलने का काम में करते हैं। इन सब में जो जो रस लगते हैं वो रस बताए गए। आपको ये सब चीजें याद करनी कि कौन से आंत्र में कौन सा निकलता है, किस में कौन सा निकलता है, इनके रसों को क्या बोलते हैं जिसमें निकलते हैं। ठीक है, आरंभिक पाचन क्या है, देखो आरंभिक पाचन बढ़ा देती है। पाचन बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ लेते हैं आरंभिक वाला, क्योंकि टाइम भी थोड़ी देर में हो ही जाएगा हमारा। इस वाले का ही हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें आमाशय का देखो डायग्राम भी दे रखा है आपको कि कैसे है ये, कौन सा इसोफेगस है, कौन सा कार्डियक नॉच है, फंडस है, इसकी बॉडी कौन सी है, पायलरस क्या है, कार्डिया क्या है, ये सारा कौन सी चीज क्या है, ड्यूडेनम क्या है, आंत वगैरह, ये मतलब हमारी सारी बॉडी की चीजें हैं जो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखी हैं इसके अंदर। ये आमाशय से कैसे क्या काम होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं प्रारंभिक पाचन क्या है। प्रारंभिक पाचन, मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त कर दिया जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जटिल को यहीं पे तोड़ते हैं हमारे दांतों द्वारा। दांत क्या काम करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। जो काम चक्की करती है ना, वो काम हमारे दांत करते हैं। तो दांत ये आगे के दांत काटने का काम करते हैं, जो पीछे वाली डाढ़े होती हैं, जो मोटे मोटे चपटे वाले दांत होते हैं, वो हर चीज को पीसने का काम करते हैं और उसकी लुगदी बनाते हैं और उसको एकदम सॉफ्ट फॉर्म में लेकर आते हैं लार के साथ मिला करके। और उसमें लार मिलता रहता है, जब हम चबाते रहते हैं तो लार मिलता रहता है। इसलिए कहते हैं बार बार कि अच्छे से आप इसको चबाओ तो उसमें लार अच्छे से बनेगी और अच्छे से वो नीचे जाएगा। इसमें टाइलिन होता है, टाइलिन नामक एंजाइम मिला रहता है। यह रस मुंह के बाहर स्थित कपोल ग्रंथि और अधोहंत्री तथा अधोजिह्वा ग्रंथियों से बनता है। ये बता दिया है कि ये दोनों जो रस हैं ये कैसे कैसे किससे बनते हैं। ये जो हमारे कपोल ग्रंथि होती हैं और अधोहंत्री ग्रंथि होती है, इनसे ये रस बनते हैं और हमारे मुंह में चलता है ये। इन ग्रंथियों से विशेषकर आहार को चबाते समय उसकी वाहिनियों द्वारा लार रस मुंह में आता रहता है। जब आप चबाते रहते हो ना, अपने आप लार आती रहती है। आप खाना नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपका मुंह ऐसा सूखा है, कोई लार नहीं आएगी आपके मुंह में। और जैसे आप खाना खाने चालू करते हैं तो एक ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि जो चबाने के साथ अपने आप लार आते रहती है और लुगदी उसकी बनती रहती है। खाना एक सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और वो आराम से हम गल्प कर पाते हैं, मतलब आराम से सटक पाते हैं, इजीली आहार नली से होकर के वो नीचे जा पाता है। ये सबसे मेन बड़ा काम यहाँ पे इसका होता है। इसकी क्रिया क्षारीय होती है, ये क्षारीय होती है, एल्कलाइन होता है ये। इसमें टाइलिन एंजाइम को रासायनिक क्रिया विशेषकर कार्बोहाइड्रेट पर होती है। इसमें इसका स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में और उसके पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या होगा, पहले डेक्स्ट्रिन में चेंज हुआ, फिर ग्लूकोज में चेंज हो गया। और जैसे साधारण ईख की चीनी में भी यही परिवर्तन होता है।
एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया कि जो हम ईख से चीनी बनाते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है। आहार के ग्रास को गीला और स्नग्ध करना भी लार का मुख्य कार्य है। मतलब चिकना और गीला करना भी लार का मेन काम है। ये मैं बार बार शुरू से बताती आ रही हूँ आपको, जिसमें वह सहज ही निगला जा सके और पतला ग्रास नाल में होता हुआ अग्नाशय में आमाशय में पहुंच जाता है। पतला जब होएगा ना वो सेमी लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाएगा, तो वो अच्छे से उसकी जब लुगदी जैसी बन जाएगी, चबाते चबाते उसमें लार मिल जाएगी और वो सटकने में इजी हो जाएगा, तो फिर आप उसको आराम से आमाशय में पहुंचा देते हैं। निगलने की प्रक्रिया मुख से भीतर जिह्वा की पेशियों द्वारा ग्रसनी की पेशियों द्वारा होती है। जो अंदर पेशी है ना, हमने पेशियों के बारे में पढ़ा है ना, कौन कौन सी पेशी कैसे कैसी है, तो ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक है, अपने आप होता रहता है। ठीक है। जिह्वा की पेशियों के संकोच से जिह्वा ऊपर को उठकर तालु और जिह्वा पृष्ठ भाग पर रखे हुए ग्रास को दबाती है और वहां से फिसल कर पीछे ग्रसनी में चला जाता है और तुरंत ग्रसनी की पेशियां संकोच करती हैं, तुरंत ऐसे सिकुड़ती हैं और फिर क्या होता है, जो घाटी ढक्कन से होता हुआ वह ग्रास नली में चला जाता है और वहां उसकी भित्तियों में स्थिति वृत्ताकार और अनुदैर्घ्य सूत्र अपने संकोच और विस्तार से उत्पन्न हुई आंत्र गति द्वारा उसको नाल के अंत तक पहुंचा देते हैं और ग्रास जठर द्वारा आमाशय में प्रवेश कर जाता है। किस तरीके से वो घाटी वाला द्वार बंद होता है, फिर उससे वो होकर के स्लिप होके नीचे जाता है सीधे सीधे आराम से, और ये जो बाकी की पेशियां और भित्तियां हैं वो भी उस तरह संकुचन करती हैं और उसको नीचे आराम से आमाशय में पहुंचा देती हैं। ये हो गया हमारा आरंभिक जो पाचन होता है वो इस तरीके से होता है। आमाशय में पहुंचना ही सबसे पहले काम होता है इसका। ठीक है ना। आमाशय के विविध भाग हम अब कल पढ़ेंगे। आमाशय और अग्नाशय है, इसके अंदर पित्त है, क्षुद्रांत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें कैसे कैसे पाचन होता है, किस किस चीज का और कैसे वो प्रोसेस चलता है। अब ये जो पाचन कैसे होता है, ये सब क्या है, फिजियोलॉजी है कि ये किस तरीके से काम कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। खाना कैसे पच रहा है, कैसे जा रहा है किस किस चीज के अंदर और फिर कैसे कैसे पच रहा है। ठीक है ना, ये हमने इसमें बताया। बाकी का जो पाचन की प्रक्रिया है कल पढ़ेंगे हम, बाकी के जो भी अंग हैं इसके और किस किस जगह पे कैसे कैसे पाचन होगा, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, टाइम भी होने वाला है। प्लीहा के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पाचन तंत्र के बारे में जाना। लार ग्रंथियां, पाचक रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, अवशोषण और आत्मसातीकरण कैसे होता है, ये पूरा का पूरा आपका इसका पाचन तंत्र का डायग्राम दे रखा है। इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ये आते हैं एग्जाम्स में, डायग्राम वगैरह आपके असाइनमेंट वगैरह में काम आएंगे। ठीक है। और ये आरंभिक पाचन है आपका, किस तरीके से पाचन संपादित होता है, पाचन क्या होता है, पाचन जो करते हैं पूरे ऑर्गन्स कौन कौन सी ग्रंथि और कौन कौन से उसमें सहायक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज इसमें बताई गई है। और फिर जो पूरा का पूरा ये है, ये एक तंत्र बना देते हैं, मतलब एक सिस्टम बना देते हैं। तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको पाचन तंत्र कहते हैं। आरंभिक पाचन हमने पढ़ लिया, बाकी का हम आमाशय अग्नाशय वगैरह कल पढ़ेंगे। हाँ शिवम जी, कुछ पूछना है आपको? अब मैडम ये पूछना था कि एग्जाम जून महीने में जुलाई महीने में आएगा? जुलाई में है आपके एग्जाम। अभी तो कोई डेट वगैरह कंफर्म नहीं हुई है, पर जुलाई में है। जुलाई में ऐसी बात है ना कि दो एग्जाम हम लोग का होने, एक DN वाइज का भी होगा और YCB लेवल 2 का भी होने वाला है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज